हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विदित कॉमर्स क्लासेज। आज हम आप लोगों के लिए नेशनल इनकम वाले चैप्टर का, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी थ्योरी और आपकी न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड बड़े क्वेश्चन मिला के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको एक आइडिया हो सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इसके कुछ एमसीक्यू से। सबसे पहला ये कह रहा है यहाँ पे, कैन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बी ग्रेटर देन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या जीडीपी जीएनपी से बेटर हो सकती है। तो इसका जवाब आप सोचिए एक बार अपने मन में, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। तो इसका रिप्लाई होगा हमारा यस, जीडीपी कैन बी ग्रेटर देन जीएनपी। अब आप पूछोगे कैसे। देखिए, आपको मालूम है जीडीपी को जीएनपी में बदलने के लिए हमें डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है, और डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए हमें एनएफआई ऐड करते हैं। आप कहोगे सर एनएफआई ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आपको मैंने कोई न्यूमेरिकल कराए थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एनएफआई माइनस में भी होता है। तो अगर एनएफआई माइनस है तो ऐसे केस में जीडीपी जीएनपी से बेटर होगा या ज़्यादा होगा। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं। इन 4 स्टेटमेंट में से हमें कोई एक स्टेटमेंट वो सिलेक्ट करना है जो हमारा ट्रू होगा। तो देखिए, पहला ये कह रहा है रेंट इज ए फैक्टर इनकम, रॉयल्टी इज नॉट अ फैक्टर इनकम, टैक्स इज ए फैक्टर इनकम, और सब्सिडीज इज ए फैक्टर पेमेंट। तो देखिए, मैंने आपको जो इसकी इनकम्स बताई थी, इनकम मेथड बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था रेंट को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा कि रेंट एक फैक्टर इनकम है। ठीक है, बाकी आप देखिए, रॉयल्टी इज नॉट अ फैक्टर इनकम, आपको मालूम है बल्कि रॉयल्टी एक फैक्टर इनकम होती है, ये कह रहा है नॉट अ फैक्टर इनकम, तो ऐसे केस में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कह रहा है टैक्स इज ए फैक्टर इनकम, तो ये टैक्स कोई इनकम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए टैक्स को हम शामिल नहीं कर सकते। इसके अलावा सब्सिडीज इज ए फैक्टर पेमेंट, ये भी फैक्टर पेमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम इज ए, यानी नेशनल इनकम इनमें से क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे ये कह रहा है कि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, गलत बात है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है नॉन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, आपको मालूम है कि नेशनल इनकम आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट तो होगा, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये कह रहा है स्टॉक कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको 2 तरह के कॉन्सेप्ट बताए थे। स्टॉक कॉन्सेप्ट वो होता है जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं किसी चीज़ की। ठीक है, तो और लास्ट है फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट होता है जब पूरे साल के लिए या टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको मालूम नेशनल इनकम पूरे साल के लिए कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी नेशनल इनकम इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, और स्टॉक कॉन्सेप्ट पे आप क्रॉस लगा लीजिए। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड का फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ। देखिए, मैंने आपको 2 तरह के फ्लो बताए थे, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में हम गुड्स और सर्विसेज के ट्रांसफ़र की बात करते हैं, और मनी फ्लो में हम पेमेंट मनी के पेमेंट की या मनी के रिसीव की बात करते हैं। तो देखिए, गुड्स ओनली, तो आपको मालूम है गुड्स ओनली नहीं हो सकता, गुड्स की तो बात ही नहीं है। फैक्टर पेमेंट अभी इसको छोड़ देते हैं। सर्विस ओनली नहीं हो सकता, गुड्स एंड सर्विसेज ओनली ये भी नहीं हो सकता। तो आपका क्या बचता है, फैक्टर्स के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो हमारा मनी में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे और आंसर समझ में आ रहे होंगे। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं आंसर दूंगा उसका। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आते हैं अक्सर आपके। पहला ये कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैंने आपको बताया था जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है जो एक प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है,
जिसमें वो इन्वेंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करता है और फिक्स्ड कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो उनका जो टोटल होता है उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन हम इसका लैंग्वेज देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे मैंने इनके लिए लैंग्वेज भी प्रोवाइड कराई है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन द, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन इसको देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और ऑन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ पे लाइन में इसने जो शब्द लिखा है ना, और इसको काट के इसके पे कर लीजिएगा आप एंड, ठीक है, एंड इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि दोनों को मिला के ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगा आपका, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। फॉर्मूला आपको रिवाइज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। 6th क्वेश्चन, डिफाइन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो ये कराए मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट हैं, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इसमें जो मैंने आपको नहीं समझाया है। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी कंट्री की वो सभी लिमिट्स जो किसी की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंडर कवर होती हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वाटर ओशियन हो, या आपका एयर हो, तो उन सबको मिलाकर हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। इसके लिए लैंग्वेज देख लेते हैं। तो देखिए लैंग्वेज के लिए मैंने यहाँ पर आंसर इसका भी प्रोवाइड कराया हुआ है आपके लिए। देखिए ये आंसर हमारा, इट रेफर्स टू दैट एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच जनरेट डोमेस्टिक इनकम अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी इज ए जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी ऐसी जगह है जहाँ पे हम आराम से फ्रीली अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं और इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाई रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए मैंने आपको बताया था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो इसके लिए क्या है, मैंने आपको बताया था व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड और वी कैन से दैट when GDP is valued on constant price of a base year, it is called real GDP या real gross domestic product, ठीक है। यहीं पे मैं आपको नॉमिनल बता देता हूँ साथ में। when the GDP is calculated in the terms of constant price, it is called, क्या कहेंगे, नॉमिनल GDP, ठीक है। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज रियल नेशनल इनकम। देखिए जिस तरह से रियल जीडीपी होती है उसी तरह नेशनल इनकम की बात है। व्हेन द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट प्राइस, इट इज कॉल्ड रियल नेशनल इनकम, ठीक है। इसके बाद अब देखिए थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आने शुरू हो गए, आपके न्यूमेरिकल आएंगे। फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी हमसे ये क्या चाहता है अब यहाँ पे, 1 मिनट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन पी एट एम पी, यानी हमें निकालना है यहाँ पे NNP एट MP। ये ध्यान रखना MP और FC में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि गड़बड़ ना हो जाए जल्दीबाजी में, क्योंकि क्वेश्चन आसान होता है, बस हम जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए NNP तक निकालना है, और लेकिन मार्केट प्राइस चाहिए हमें, FC नहीं चाहिए। इस अब ये क्वेश्चन हमारे जो सामने चालू हो गए वो 3 मार्क्स वाले आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। हमें इसने यहाँ पे नहीं बताया कौन सा मेथड यूज करना है, वो हमें खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल टैक्सेज, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वेजेज एंड सैलरीज, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रेंट, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम, इंटरेस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर्स। तो आप ये देखेंगे अगर इस पर थोड़ा सा फोकस करें क्वेश्चन पे, कि ज़्यादातर आइटम या लगभग सभी आइटम देख लेते हैं। देखिए ये है आपके सामने, ये सभी आइटम जो भी हैं इसमें हमें दिए हुए हैं वो इनकम मेथड से रिलेटेड है। कौन कौन से शामिल होंगे, देखिए पर्सनल टैक्सेस से कोई मतलब नहीं है हमें, हम लेंगे यहाँ पे वेजेज, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, देखिए यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया है, लेकिन नीचे इसने टोटल प्रॉफिट भी दे दिया है।
तो आपको मैंने बताया था जब प्रॉफिट दे रखा हो तब हमें ना कॉर्पोरेट टैक्स लेना है, ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेना है, ना डिविडेंड लेना, क्योंकि वो ओवरऑल उसने दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डबल मत कर देना। ठीक है, इसके अलावा रेंट अलग होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं लेंगे, जैसा मैंने अभी बताया आपको, पर्सनल इनकम नहीं आएगी, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा सोशल कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, एम्प्लॉयर्स का है तो लिया जाएगा, एम्प्लॉय दे दिया होता तो नहीं लिया जाता। ठीक है, इसकी अमाउंट अभी हम देख लेंगे क्या है, तो ये भी इसमें शामिल होगा। यानी हमें लेनी की कौन कौन सी चीज़ें, केवल एक मिनट, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं तो ये हमारे मतलब की जो चीज़ है वो आपके सामने आ जाए। तो देखिए, इसको लीजिए। ठीक है, रेंट ले लीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आएगा, पर्सनल इनकम नहीं आएगी, इंटरेस्ट ले लीजिए, और प्रॉफिट ले लीजिए, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर्स ले लीजिए। तो देखिए, इन पांचों चीज़ों का अगर आप टोटल कर लेंगे तो ये पांचों चीज़ें आपकी टोटल होके आपका जो टोटल आएगा वो आपको मालूम है इनकम मेथड में हमारा क्या आता है, एनडीपी एट एफसी का टोटल कितना आ रहा है, काउंट कर लेते हैं। 1200 प्लस 300 1500, 1500 प्लस 400 1900 प्लस 1900 प्लस 3 500, 1900 और 500 2400 एंड 250 2650, यानी 2650। तो क्या आ रहा है हमारा टोटल इनका, 2650। ठीक है, तो आपको मालूम है इनकम मेथड से हम क्या निकालते हैं, हमारा क्या निकल के आता है, एन डी पी एट एफ सी। तो देखिए, इनकम मेथड से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो एन डी पी एट एफ सी निकल के आता है, लेकिन इसने क्या पूछा हमसे, इसने पूछा हमसे एन पी एट एम पी। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए इसमें क्या क्या चेंज आपको करने हैं। एक तो आपको एफ सी से एम पी पे आना पड़ेगा, और दूसरा डी से एन पे आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डी से एन के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 20 दे रखा है आपका, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 20, और क्योंकि एफ सी पे एम पी पे आना है इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी आपका ऐड होगा। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है इसने हमें, ये इसने दिया है हमें ये 300, तो 300 और ऐड कर दो इसमें। अगर ये एम पी होता और एफ सी पे आना होता हमें तो हम माइनस करते हैं, लेकिन एफ सी से एम पी पे आना है तो इसलिए हमारा क्या है, 300 ऐड हो जाएगा, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 2900 से यस 2970, ये आएगा हमारा आंसर जो इसने हमसे पूछा है वो। ठीक है, 2970। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन था ये, 6 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है। तब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसका लेवल क्या होगा, जब 3 मार्क्स में इतना बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं टाइम ख़राब किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे बस ये पूछ रहा है कौन सी चीज़ शामिल होगी, कौन सी चीज़ शामिल नहीं होगी। ये भी 3 मार्क्स आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। गिविंग रीजन एक्सप्लेन, मैं स्क्रीन जूम कर देता हूँ आपके लिए थोड़ी सी। ठीक है, गिविंग रीजन एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। यानी जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट काउंट करेंगे, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट एन पे काउंट करेंगे तो इन चीज़ों को शामिल करेंगे या नहीं, आपको रीजन के साथ बताना है। तो देखिए, प्रॉफिट अर्नड बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। तो देखिए, मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, गुड्स और सर्विस जो भी प्रोड्यूस हो रहा है या जो भी इनकम प्रोड्यूस हो रही है वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। लेकिन ये हमारे देश में नेशनल इनकम में नहीं आएगी, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल होगी। तो इसका पहले का आंसर होगा यस। ठीक है, समझ में आई ना बात, कि जीडीपी में तो हम टोटल प्रोडक्शन देख लेते हैं, चाहे वो विदेशी करें चाहे हम करें, लेकिन उसमें फिर एनएफआईए का ट्रीटमेंट करते हैं नेशनल इनकम के लिए, उस समय हमें विदेशियों की इनकम माइनस करनी होती है और अपने देश की जो विदेशों से कमा रहे हैं उसको हम ऐड कर देते हैं।
ठीक है, तो इसलिए पहले का जो हमारा आंसर होगा उसका आंसर आएगा यस, बिकॉज इट्स द बैंक इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा यस। सेकंड, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू इट्स स्टाफ बाय एन एम्बेसी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि इंडिया के द्वारा जो भी एम्बेसीज वगैरह हैं तो वहाँ का एम्प्लॉय यही माना जाता है कि वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में वर्क कर रहा है जिस देश से वो रिलेटेड है, तो इसलिए ये भी हमारा यस काउंट होगा, यानी ये शामिल होगा। तीसरा क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम इट्स एब्रॉड फॉर्म्स। तो देखिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो एब्रॉड हमारा रेजिडेंट है, हमारा रेजिडेंट विदेश से अर्न कर रहा है तो जीडीपी में तो शामिल नहीं होगा, तो इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे, लेकिन नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तब शामिल होगा, इसलिए इसमें आ जाएगा नो। ठीक है, यानी पहले दो काउंट होंगे लेकिन थर्ड को हम काउंट जीडीपी में नहीं करेंगे। इसमें जो पूछा क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप क्लियर आपका हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, आप पहले ये समझ लीजिए। नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट में आपको निकालना क्या है, एन डी पी एफ सी। एन बी ए का मतलब एन डी पी है, जी बी ए का मतलब जी डी पी है। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना। तो आपको एन डी पी एफ सी में पहुँचना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। तो देखिए, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन छोटा सा है, 4 नंबर का है, और तो नीचे नहीं है, नहीं है। तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। और वैल्यू एडेड की बात है तो इससे क्लियर है कि हमें वैल्यू एडेड मेथड ही काउंट करना है। तो हमारे पास देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमें सेल्स चाहिए होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए, और चेंज इन स्टॉक। तो इन दोनों का हम टोटल अगर कर लें तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो 400 + 20 होना चाहिए था, लेकिन माइनस में वैल्यू है तो इसलिए ये तो आ गया हमारा 380। ठीक है, लेकिन इसमें से हमें माइनस क्या करना होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन साफ दे रखा है हमें 200 का, तो इसमें से माइनस कर देंगे 200। तो जो बच के आएगा वो क्या होगा हमारा GVA, यानी 180। ठीक है, तो 180 तो आ गया हमारा GDP एट MP। अब GDP को हमें निकालना है NDP। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, G को हमें बदलना है N में, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं, तो -70। और हमारे पास MP है, हमें FC निकालना है, तो उसके लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है इसने सीधा सीधा 40 का, 40 और माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो जो बच के आएगा 180 - 110, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 70। यानी हमारा जो निकल के आएगा NDP एट FC वो होगा हमारा 70 ओनली। क्लियर है, आई होप आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बट वेट, यहाँ पे एक चीज़ और है, ये देखिए यहाँ पे, और देखिए एक्सपोर्ट और दे रखे हैं। देखिए जब नहीं, एक्सपोर्ट क्वेश्चन पर चेंज नहीं होगा हमारे पास सॉल्यूशन में, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे सेल्स दे रखी है, अगर वो कह दे सेल्स टू डोमेस्टिक कंज्यूमर या डोमेस्टिक एरिया, तब हम एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट भी एक तरह से सेल होती है। लेकिन यहाँ पर सेल्स केवल सेल्स लिख के दिए तो हम ये मानेंगे कि एक्सपोर्ट इसमें काउंट किया जा चुका है, इसलिए हम एक्सपोर्ट को इसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे एक्सपोर्ट था इसलिए मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आंसर तो हमारा यही है जो मैंने आपको साइड में करके दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी प्रिकॉशंस डेट आर टेकन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाई एक्सपेंडिचर मेथड। यानी एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते समय आप कौन कौन से प्रिकॉशंस रखेंगे उनको आपको बताना। ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके लिए मैं समझा के देता हूँ लिखित में, क्योंकि ओरली समझाऊंगा आप समझ में नहीं आएगा। तो 12th क्वेश्चन देख लीजिए।
हाँ जी, 12th की हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वाइल यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो देखिए क्या क्या करना है। तो देखिए इसमें क्या है, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इन टू अकाउंट टू अवॉइड द एरर ऑफ डबल काउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। और देखिए कई चीज़ों पे जैसे हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, उसके लिए हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल बार बार काउंट नहीं हो रहा हो, ऐसा ना हो कि एक ने फाइनल कंजम्पशन कर दिया तो उसको एक ही बार हमें काउंट करना है, जो फाइनल यूज हो रहा है तभी उसको काउंट करना है। ठीक है, यानी फाइनल सेल हो जाएगी तभी हमें उसको एक्सपेंडिचर को शामिल करना है, अदरवाइज शामिल नहीं कर सकते। दूसरा क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स को बनाने में दोबारा से उसको बेचने के लिए प्रोसेस की जाती है, तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सेल हो चुकी है पहले और उसकी कॉस्ट शामिल की जा चुकी है। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड ये कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स सच एज शेयर एंड बॉन्ड्स इज नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर एज दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये कह रहा है जो भी आपके गुड जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, शेयर बॉन्ड्स डिवेंचर वगैरह, इनको हमें टोटल एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है पेपर बेस्ड होती हैं और इनको प्रोडक्शन या कभी फाइनल कंजम्पशन नहीं माना जा सकता, ये दूसरे से एक से दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ये एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट बाय द गवर्नमेंट इज नॉट बी इंक्लूडेड एज सच पेमेंट आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। मैंने आपको क्लियरली बोला कि जहाँ भी ट्रांसफ़र शब्द आ जाए उसको आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट है इसका, इनपुटेड वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। आप अपने कंजम्पशन के लिए भी और कोई खर्चा कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको आपको इंक्लूड करना है। क्यों? भले ही आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो उसमें प्रोडक्शन हो रहा है तो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है और आपकी जीडीपी का पार्ट होती है, इसलिए आपको उसमें शामिल किया जाना कंपलसरी है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूरा 6 मार्क का है जो अब आ गया आपका। ठीक है, तो इसको समझना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले देख लीजिए चाहता क्या हमसे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ भी उसने नेशनल इनकम नहीं पूछी है, एमपी पर पूछा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको फोकस करना है। किस पे आपको चाहिए, क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये यानी NNP एट MP। अब सबसे पहले हमारा काम क्या, हमें ये देखना है कौन सा मेथड लगेगा इसमें। क्वेश्चन एक पेज में नहीं आएगा, आपको एक एक करके देखना समझना पड़ेगा। सबसे पहले मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आएगी, आपको मालूम है इनकम मेथड का पार्ट है ये। ठीक है, जोड़ते जाओ हल्की यार। 8000 प्रॉफिट टोटल हो गया 9000, रेंट 600 यानी 9600, इंटरेस्ट 10300, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 10300 हो गया था हमारा, और 3000 जोड़ दीजिए 13300। ठीक है, 13300 के बाद और कोई इनकम नहीं है, तो हमारा जो NDPFC है वो निकल के आ गया हमारा NDPFC। एक बार और आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 13300। देखिए फिर चेक कर लेते हैं एक बार, 8000 प्लस 1900 सॉरी 9600, 10300 और 13300। ठीक है, तो हमारा NDPFC निकल के आ गया 13300 का। अब ये पूछ रहा है NNP एट NNP एट MP निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले FC को MP में बदलना है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इसने दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 500 रुपये, तो 500 रुपये हम इसमें ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें FC से MP पे जाना है।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में अमाउंट को। देखिए हमारे पास निकल के आ गया 13,300। अब इसमें हम ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स का 500। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा NDP एट MP आ गया। अब हमें D को N में बदलना है, तो डोमेस्टिक नेशन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करेंगे। पहले इसका टोटल कर लेते हैं कितना आ गया, क्योंकि हमें पेज ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ये हिल जाएगा। 13,800। ठीक है, 13,800 इसमें आप तो देखिए 13,800 आ गया था हमारा निकल के। ठीक है, इसे प्लस करेंगे 60 को, क्योंकि NFI ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ गया 13,860। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या निकल के आ गया, ये NNP एट MP। क्लियर। हमने क्या क्या किया, पहले सारी इनकम जोड़ी, सारी इनकम जोड़ के हमारा निकल के आया NDP एट FC। कितना आया था 13,300 का, और 13,300 NDP FC था, हमें NNP एट MP चाहिए। तो पहले D को N में बदल लो, तो 60 ऐड कर दो 13,300 में, तो 13,360 हो जाएगा। और इसके अलावा FC को हमें MP बनाना है, इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स से हमारे 500, तो 500 जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 13,860, यानी हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए फिर से रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। ये रीजन वाले क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछे जाने लग गए हैं, आपकी बुक में भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 6 मार्क का है, इसके सामने लिखा भी हुआ है, गिविंग रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग शुड बी ट्रीटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए पीछे हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था 3 मार्क्स वाला, उसमें हमने किया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो उसमें हमने डोमेस्टिक टेरिटरी को काउंट किया था। अब हमें ये देखना है कि नेशनल इनकम में कौन सी चीज़ शामिल होगी, कौन सी नहीं होगी। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू अ बैंक, यानी एक फर्म ने बैंक को इंटरेस्ट पे किया है। तो देखिए सीधी सी बात है, बैंक इंटरेस्ट क्यों पे कर रही है, सॉरी फर्म बैंक को इंटरेस्ट क्यों पे कर रही है, इसलिए पे कर रही है क्योंकि उन्होंने उससे लोन लिया होगा, फैक्टर लिया, उसके बदले में फैक्टर इनकम प्रोवाइड करा रही है उनको, तो इसलिए ये हमारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में शामिल की जाएगी। ठीक है, सेकंड कह रहा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए बैंक टू एन इंडिविजुअल। और देखिए इंडिविजुअल को जो बैंक प्रोवाइड करा रही है उसका नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए उसकी इनकम को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम शामिल नहीं करेंगे। तीसरा कह रहा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक। अब देखिए इंडिविजुअल ने बैंक से, देखिए मैं आपको इनका डिटेल में बता देता हूँ, ये वाली पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएंगे इससे, मैंने काफ़ी डिटेल में लिखे हुए हैं ये, अच्छे से आपको समझ में आ जाए इसलिए। देखिए सबसे पहला है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए बैंक, इट विल बी इंक्लूडेड, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये इंक्लूड किया जाएगा इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एज इट इज़ फैक्टर इनकम, ऑल्सो फर्म टेक लोन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो मैंने बताया ना, फर्म ने प्रोडक्शन करने के लिए लोन लिया होगा जिसके लिए वो इंटरेस्ट दे रही है, तो वो फैक्टर इनकम है उसके लिए। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए बैंक एंड इंडिविजुअल, इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एज इट इज़ अ फैक्टर इनकम। अब देखिए इसमें आप लास्ट वाला ये 2 पॉइंट है, इनमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इनको समझ लीजिए। पहला क्या था, सेकंड वाला पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए बैंक टू एन इंडिविजुअल, और आखिर है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक। तो मैंने अपना पैसा अगर बैंक में जमा किया है, मान लीजिए मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूँ, ठीक है, मैंने अपना पैसा जब बैंक में जमा किया है, तो ऐसे केस में बैंक उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक ने मुझसे फैक्टर लिया था और उस पैसे का यूज करके बैंक लोन प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से वो बैंक के लिए फैक्टर हो गया, अब उससे प्रोडक्शन सर्विस प्रोडक्ट, इसलिए जो वो मुझे इनकम प्राप्त होगी वो फैक्टर इनकम मानी जाएगी और वो नेशनल इनकम में काउंट होगी। लास्ट कह रहा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक। अब
मैंने बैंक से कोई लोन लिया है एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज एन प्रोड्यूसर, यानी मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, एक इंडिविजुअल नॉर्मल इंसान हूँ, मैंने बैंक से कोई लोन लिया है, उस पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा? ये कह रहा है इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एज कंज्यूमर टेक्स अ लोन फॉर कंजम्पशन पर्पज। यानी मैंने जब बैंक से लोन लिया है तो अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो वहाँ पे इंडिविजुअल शब्द नहीं लिखता। तो मैंने लोन लिया, इसका मतलब मैं अपने कंजम्पशन के लिए ले रहा हूँ, अपने यूज के लिए ले रहा हूँ, तो इसलिए इसके बदले में बैंक को जो भी मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो कोई फैक्टर इनकम नहीं होगी, इसलिए उसको नेशनल इनकम में शामिल हम नहीं करेंगे। समझना है? यानी आपको ये देखना है कि उस इनकम का यूज क्या हो रहा है, और वो यूज सर्विस प्रोवाइड कराने में, प्रोडक्शन में यूज हो रही है, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगी, अदरवाइज उसको नेशनल इनकम में हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन और है इसका, उसको और कर लेते हैं। यहाँ देखिए 15, ये भी बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी ज़्यादा करा दिए थे पहले से, इसलिए मैंने इसमें रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं आप लोगों के लिए। गिविंग रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग शुड बी ट्रीटेड इन एस्टिमेशन ऑफ इनकम। चलिए इनको भी मैं आपको डिटेल में क्लियर करा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाई अ फर्म टू अ बैंक। देखिए बिल्कुल ऊपर वाला ही जैसा पॉइंट है ये, यानी एक फर्म ने बैंक को इंटरेस्ट पे किया है, तो अभी हमने ऊपर ऑलरेडी बताया था कि फर्म ने लोन इसलिए लिया होगा क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रही है, तो इसलिए ये फैक्टर इनकम है और नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। दूसरा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाई बैंक टू एन इंडिविजुअल, तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए, सेम क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, रिपीट हो गया है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा पूरे चैप्टर का, और कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, और ज़्यादा डाउट्स हुए तो उनके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और भी बेटर वीडियोज आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों के लिए अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। मैंने सब्जेक्ट वाइज आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी हैं, तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिससे आपको वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसमें हर प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज मैंने हेडिंग दे रखी है, टाइटल्स दे रखे हैं, जिससे आपको अपने पसंद का टॉपिक ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। That's all.